हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आस्था आईएएस के टेस्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं। आप देखना चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आस्था आईएएस के टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 76। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत के यदि राजवंशों की बात की जाए तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा। कुल 84 वर्ष उन्होंने शासन किया। तो गुलाम वंश 84। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 तक रहा, कुल 30 वर्ष। तो खिलजी वंश ने 30 वर्ष शासन किया। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर के 1414 तक रहा। कितने? 94 वर्ष। कुल 94 वर्ष। और सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर के 1450 तक, कुल 36 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और लोधी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 तक, कुल 75 वर्षों तक, 75 वर्ष। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने वर्ष 1785 में उड़ीसा में पहली कारखाना लगाया था। नहीं, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपने पहले कारखाने खोले थे। 1633 में, ना कि 1785 में। ये ईयर गलत है। 1651 में पहली फैक्ट्री हुगली में ब्रिटिश द्वारा स्थापित की गई थी। अंग्रेजी कंपनी को बंगाल के हुगली में व्यापार करने की अनुमति थी। इसने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका और बंगाल और बिहार के अन्य स्थानों पर कारखाने खोल लिए थे। तो ये गलत है। ये भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ये सही है। कोची वर्ष 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। ये भी सही है। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर भारत का शासक था। ये भी सही है। गलत ए है। राइट ऑप्शन ए होगा। भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया। स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। ये सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। ये भी सही है। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाई। यह भी सही है। तो तीनों ही सही है। तो इसमें से 1, 2, 3 यानी उपयुक्त सभी सही। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शक्ति किस युद्ध के द्वारा स्थापित की गई थी? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में यानी 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 यानी अगले साल मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और इसी युद्ध ने भारत में मुस्लिम शासन के मार्ग को प्रशस्त किया था, और इसी युद्ध के द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, यदि इसकी बात करें तो यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। राइट ऑप्शन बी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए मलिक कबूल को सहाना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया था, जिसके नेतृत्व में बाजार की कीमतें निश्चित की गई और इस मूल्य पर व्यापारी अपना माल बेचने के लिए विवश थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सहधर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है फुतुहात ए फिरोज शाही। राइट ऑप्शन सी होगा।
दिल्ली सल्तनत काल के दौरान निर्मित कौन सा स्मारक गुंबद, मेहराब, स्लैम और बीम के संश्लेषण का बेहतरीन उदाहरण है? वह है लोधी गार्डन। राइट ऑप्शन बी होगा। 8वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में किसी प्रभावी केंद्रीय प्राधिकरण का अभाव था, ये सही है। इसे सल्तनत पूर्व युग भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसने असंख्य साम्राज्यों की वृद्धि देखी जो प्रकट हुए और गायब हो गए, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, 1 2 3। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? हुमायूंनामा को किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा, ये सही है। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है, ये भी सही है। तारीख़ फरिश्ता को मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखा है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था? तो दक्षिण राज्यों के का जो संघ बना था विजयनगर के विरुद्ध, उसमें शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। तो बीजापुर, अहमदनगर एवं गोलकुंडा ये तीनों शामिल थे, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? तो इन चारों में से यदि देखें तो गुलाम वंश पहले आया था, 1206 से 1290 तक उसका शासनकाल रहा, 84 वर्ष तक। उसके बाद में खिलजी वंश आया जिसका शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 तक कुल 30 वर्ष रहा। उसके बाद में तुगलक वंश जिसका शासनकाल 1320 से 1414 तक कुल 94 वर्ष रहा। और उसके बाद में लोधी वंश आया था जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के उसके बाद में सैयद वंश आया था 1414 से 1450 तक 36 वर्षों के लिए। उसके बाद तब आया लोधी वंश जिसका शासनकाल रहा 1451 से 1526 तक 75 वर्ष कुल। तो इसमें से डी सही होगा, राइट ऑप्शन डी। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो ये सभी अकबर के दरबार में थे। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, अकबर के दरबार में। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। राइट ऑप्शन बी होगा। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था जीनत महल। राइट ऑप्शन बी होगा। अवध में विद्रोह फूटा इसलिए नहीं कि उस प्रदेश का विलय किया, अपितु इसलिए कि तालुकदारों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया। ये कथन है टी.आर. होम्स का। राइट ऑप्शन बी होगा। जब मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक भीमदेव था। राइट ऑप्शन डी होगा। वैसे 1025 में महमूद गजनी ने गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित सौराष्ट्र के पास प्रभास पाटन के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और लूटपाट की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी सर विलियम क्रुक के कारण नहीं, कर्नल एच.एस. ऑलकॉट के कारण नहीं, एनी बेसेंट के कारण। राइट ऑप्शन सी होगा। सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर किस प्रथम भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी? तो नियुक्ति हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, लेकिन बाद में उनको बर्खास्त कर दिया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। गांधी जी ने किस घटना के समय कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, यानी जननी कहा जाता है? भीखाजी रुस्तम कामा को। राइट ऑप्शन सी होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया तथा गांधी वापस जाओ का नारा लगाया गया था? तो वो था कराची अधिवेशन 1931 का। राइट ऑप्शन ए होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो सर शंकर नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। राइट ऑप्शन ए होगा, शंकरन नायर। रविंद्रनाथ टैगोर को किस ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड से सम्मानित किया था? जॉर्ज पंचम ने 1915 में सम्मानित किया था। और लेकिन 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने उस ब्रिटिश नाइटहुड की पदवी को त्याग दिया था, लौटा दिया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जॉर्ज पंचम। सुमेलित करें। प्रार्थना समाज की स्थापना एम.जी. रनादे ने किया था, तो इससे एक का 4 हो जाएगा। ब्रह्म समाज
राजा राम मोहन राय, तो बी का 1 हो जाएगा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सी का 3 हो जाएगा। और रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे स्वामी विवेकानंद, तो डी का हो जाएगा 2। तो इसमें से ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज की स्थापना ए पांडुरंग ने की थी, ये सही है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये भी सही है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, तो ये गलत है। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ये सही है। तो इसमें से सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो वो थे राधाकांत देव, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? विधवा पुनर्विवाह, ये मांग थी। लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये भी मांग थी। स्त्री शिक्षा, ये भी मांग थी। राजनीतिक सुधार नहीं था, राइट ऑप्शन सी होगा। किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए आर्य समाज आंदोलन में पहली बार भारत भारतीयों के लिए है का नारा 1876 में दिया गया था, तो राइट ऑप्शन बी होगा, आर्य समाज। एनी बेसेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ये सही है। उन्होंने होम रूल लीग को संगठित किया, ये भी सही है। उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन को प्रारंभ किया, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, 1 2 3, राइट ऑप्शन सी होगा। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ये सही है। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, ये नहीं था। भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, ये भी नहीं। इसमें से ए सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो महात्मा गांधी ने 1908 में जहाज़ से लंदन के रास्ते भारत से दक्षिण अफ्रीका की अपनी वापसी यात्रा के दौरान हिंद स्वराज लिखा था, और इसी में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था, राइट ऑप्शन सी होगा, हिंद स्वराज। शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी उनको दिया गया है। निम्नलिखित में से उस मसौदे को पहचानिए। भारतीय दंड संहिता का मसौदा। भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिशों पर तैयार किया गया था, और भारतीय दंड संहिता का पहला मसौदा थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? लॉर्ड कर्जन ने सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की थी, ये सही है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, नहीं, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नहीं हुई थी, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी, तो ये गलत है। लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी, ये सही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? बी गलत है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, ये सही है। लॉर्ड बेलेजली को सहायक संधि के लिए जाना जाता है, ये सही है। लॉर्ड कैनिंग ने स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, नहीं, लॉर्ड कैनिंग को नहीं, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, तो ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं, ये सही है। इसमें से गलत कौन सा है? सी है, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था वो थे सी राजगोपालाचारी, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? लॉर्ड क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय श्वेत सैनिक विद्रोह हुआ था, नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में नहीं हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, तो ये गलत है।
लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1776 ईस्वी में एक कोड ऑफ जेंटू लॉ तैयार करवाया था, ये सही है। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ये सही है। गलत कौन सा है? बी गलत है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी सुधार योजनाओं में से नहीं थी? शैक्षणिक सुधार, ये थी। रेल मार्ग का निर्माण तथा तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत, ये भी थी। भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम लाया, नहीं। भारतीय श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा 1821 में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था, तो ये गलत है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी, ये सही है। गलत कौन सा है? सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, नहीं। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ये सही है। इसमें से देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, नहीं। सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन, नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ये उद्देश्य था प्रारंभ में उग्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का। नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सितंबर 1858 में परेशान किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई थी। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी थी। सो राइट ऑप्शन सी होगा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी, ये सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, ये भी सही है। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही, नहीं, उन दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं हुआ था, तो ये गलत है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये सही है। गलत है सी, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह ने लिखा, ये सही है। आर्य समाज, लाला लाजपत राय ने लिखा, ये भी सही है। भारतीय संघर्ष, सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, सत्य है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं असत्य है, राइट ऑप्शन डी होगा। उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच निम्न में से कौन सा एक अंतर सही नहीं है? उदारवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में कोई विश्वास या निष्ठा नहीं रखते थे, ये सही है। उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक नहीं थे, जबकि उग्रवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक थे, ये गलत है। उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक थे, लेकिन उग्रवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक नहीं थे। उग्रवादी भारतीय शिक्षा और सभ्यता के समर्थक थे, तो ये गलत है। उदारवादी ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाते थे, जबकि उग्रवादियों का मानना था कि ब्रिटिश ताज भारतीय निष्ठा के प्रति अयोग्य है, ये सही है। इसमें से गलत कौन सा है? बी गलत है, यही अंतर सही नहीं है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो वो कर था चौकीदारी कर। मालवा नहीं, हाथी भी नहीं, विकास नहीं, चौकीदारी कर था। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण नहीं, भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण नहीं, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। बिल्कुल, राजनीतिक कैदियों के रिहा करने की मांग की गई, मांगों को नहीं माना गया, इस कारण से इस्तीफा दे दिया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद ने, राइट ऑप्शन बी होगा। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के
हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था। तो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी AISPC ब्रिटिश राज की रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों का एक समूह था, जिसे विभिन्न प्रकार से प्रजामंडल या लोक परिषद कहा जाता था। प्रजामंडल आंदोलन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, नहीं। मार्च 1922 में जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को विड्रॉ किया था, उसके बाद में मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई थी, तो ये गलत है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, बिल्कुल सही है, 4 फरवरी 1916 को। तो ये सही है, गलत नहीं, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? ए गलत है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। ऐसे इसमें सी को गलत बनाया गया है। इनमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर थे, तो उपयुक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक, राइट ऑप्शन ए होगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो वैसे देखा जाए तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के की थी। नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष थे और अब्दुल बारी पहले सचिव थे बिहार में जो स्थापना हुई थी इसकी, और इसका नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह ने। मतलब ये रहा कि बिहार में जो स्वराज दल की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक थे श्री कृष्ण सिंह, और स्थापना श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा किया गया था। नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष और अब्दुल बारी पहले सचिव बने थे। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसके नायक जो थे वो थे गढ़वाल रेजिमेंट के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, राइट ऑप्शन सी होगा। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा, ये गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। भारतीय लोगों, समुदायों तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटानिया के युद्ध में भाग तथा सहयोग, ये गलत है, बी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई थी? तो भारतीय विधायिका द्विसदनीय बनाई गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, जो कि इनमें से कोई नहीं है, इसलिए ये गलत है। यहाँ जो दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1909 इसके द्वारा नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लाई गई थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद में शुरू किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट 1919 को, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कांग्रेस का अधिवेशन, संबंधित विषय। लाहौर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित किया गया था, ये सही है। मद्रास 1927 के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, ये सही है।
1936 के का फैजपुर अधिवेशन गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, ये भी सही है। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ये सही है। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 चारों सही है, तो उपयुक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। घनश्याम दास बिरला, अम्बाला साराभाई तथा बालचंद हीराचंद में कौन सी बात समान थी? ये भारत में समाजवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे? नहीं, ये सभी भारतीय उद्योगपति थे, यही सामान्य बात थी, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण? नहीं। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, राइट ऑप्शन बी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड मेयो के टाइम में, यदि ये सिर्फ याद है, लॉर्ड मेयो के टाइम में भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो बी का 4 हो जाएगा, तो बी में से इसमें 4 सिर्फ डी वाले में आ रहा है, तो ऐसे ही डी ऑप्शन सही होने जा रहा है। वैसे देख लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, ए का 1 हो जाएगा। और लॉर्ड मेयो के टाइम में भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, बी का 4 हो जाएगा। और लॉर्ड लीटन के टाइम में दिल्ली दरबार लगा था, तो सी का 3 हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो डी का 2 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन डी हो गया। 1793 ईस्वी के चिरस्थायी बंदोबस्त के निम्न लक्षणों में से कौन से सही है? परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात हो रही है। चिरस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व अधिकार कृषकों में निहित किए? नहीं, जमींदारों में निहित हुए थे। चिरस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व अधिकार जमींदारों में निहित किए, ये सही है। जमींदार को एक विशिष्ट तिथि तक लगान की एक निर्धारित रकम जमा करनी होती थी, ये भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही हो रहा है, 2 और 3 सही वाला ऑप्शन बी दिया हुआ है। लेकिन 4 ऑप्शन चिरस्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को काफ़ी लाभ हुआ, जबकि कृषकों को नुकसान हुआ। कृषकों को नुकसान हुआ, जमींदारों को तो लाभ हुआ, लेकिन कृषकों को नुकसान हुआ। तो ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो 2 और 3 बी ऑप्शन सही होना चाहिए। 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बायकॉट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया था? तो 1927 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसकी अध्यक्षता एम.ए. अंसारी ने की थी, और उन्हीं के सभापतित्व में साइमन कमीशन के बायकॉट को लेकर के अंतिम निर्णय लिया गया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा अप्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? तो वो था लॉर्ड रिपन के टाइम में, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता की प्रतिष्ठा का शिखर माना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी अधिवेशन में जब महात्मा गांधी 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो उनका स्वागत काले झंडे से किया जा रहा था। इस तथ्य के विरोध में कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के कम्युनिकेशन के मुद्दे पर समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों नहीं किया? विरोध का नेतृत्व पंजाब नौजवान भारत सभा ने किया था। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन की तत्कालिक वजह क्या थी? मुस्लिम लीग की स्थापना? नहीं। बंगाल विभाजन के कारण उत्पन्न रोष? ये भी नहीं था। उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद? ये सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो इसमें से भारत छोड़ो आंदोलन पहले नहीं हुआ था, असहयोग आंदोलन पहले हुआ था, सबने अज्ञा आंदोलन उसके बाद, देन भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटना की जांच करना? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यकारण की जांच पड़ताल करना? ये सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? चंपारण से, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौतों में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने, राइट ऑप्शन डी होगा। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के अंतर्गत? नहीं। महारानी की घोषणा के अंतर्गत? ये भी नहीं। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा।
काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। स्वामी श्रद्धानंद और मजहरुल हक नहीं। महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद नहीं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। राइट ऑप्शन सी होगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1923 में की थी और इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। राइट ऑप्शन सी होगा। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग, इसका स्थापना हुई थी 1882 में। हंटर आयोग बना 1882 में। सैडलर आयोग 1917 में बना था, 1917 में। और वुड डिस्पैच ये आया था 1854 में, 1854 में। सार्जेंट योजना बनी थी 1944 में, 1944 में। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, सबसे पहले ए नहीं, सबसे पहले सी होगा। वुड डिस्पैच 1854, सबसे पहले सी, उसके बाद में ए, देन बी और देन डी, सबसे लास्ट में डी आएगा। CABD। राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आस्था IAS के टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।